बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ये क्या है? हमारे पास आपके सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। शाहज़ीन फ़तेह, इन्होंने वो सवाल किया है जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो बनाई ही नहीं, एक भी वीडियो नहीं बनाई। केमिस्ट्री पे नहीं, बायोलॉजी पे नहीं, केमिस्ट्री पे नहीं, मैथमेटिक्स पे नहीं, फ़िज़िक्स पे नहीं, इंग्लिश पे नहीं, बायोलॉजी पे भाई, बायोलॉजी पे। और ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। 40 मिनट्स की 2 वीडियोस ख़राब हो गई। अब तीसरी बना रहा हूँ, दुआ करें कि ये सही बन जाए, कोई गड़बड़ इसमें ना हो। वैसे कुछ भी नहीं हुआ, साउंड जो है वो वीडियो बस वो सेव नहीं हो रही थी, कुछ ऐसे इशू हो गया था। बहरहाल तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना, ये इश्यूज़ तो चलते ही रहते हैं। शाहज़ीन फ़तेह, आपका सवाल क्या था? आपने बोला था सर के लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझा दीजिए। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम, या हम इसको इदारा भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, घर एक ऑर्गेनाइजेशन है। हर उस जगह को आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जहाँ पर आपको तंजीम नज़र आए। ठीक है, ये वर्ड ऑर्गेनाइज से निकला है। ऑर्गेनाइज का मतलब है मुनज़्ज़म करना या इंतज़ाम चलाना, इंतज़ाम चलाना और मुनज़्ज़म करना, मुनज़्ज़म करना। इसी से वर्ड बनता है ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र किसको कहते हैं? मुंतज़िम को, इंतज़ाम चलाने वाले को। मुंतज़िम या इंतज़ाम चलाने वाला। अब ये इंतज़ाम चलाने वाला, अब मतलब क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया, इसका मतलब भी आ गया, ऑर्गेनाइज का भी आ गया, ऑर्गेनाइज़र का भी आ गया। मतलब क्या है? कोई ऐसा काम जिसके अंदर तरतीब नज़र आए, ऑर्डर नज़र आए। समझ में आ गई बात? कोई ऐसा काम जिसमें तरतीब नज़र आए या ऑर्डर नज़र आए, उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है, तरतीब से काम हो रहा है, इसमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ज़िंदगी के अंदर भी कोई तरतीब है, कोई तंजीम है, कोई ऑर्डर है, बिल्कुल है। ये बताते हैं, अभी आपको ये बता दूँ। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले सीखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? जैसे कि सबसे पहले जियोग्राफी देख लीजिए, थोड़ी सी जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। कैसे? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और हमारी अर्थ के ऊपर 71% वाटर है और 29% क्या है? लैंड है। ये वाटर है और ये जो है वो लैंड है। ये 71% वाटर, ये 5 ओशंस में डिवाइड है। ये फिर तकरीबन 22 सीज़ हैं, समंदर। 5 ओशंस ये बने हैं सीज से, कुछ अलग भी हैं बहरहाल। और उसके अलावा क्या है? ये 29% लैंड जो है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से एक कॉन्टिनेंट हमारे पास कौन सा है? एंटार्क्टिका है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन 6 कॉन्टिनेंट्स में इंसान आबाद हैं। कौन कौन से हैं वो? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशनिया भी कहते हैं शायद, जिसका करंट नेम है। 5 ओशंस जो हैं उनमें हमारे पास पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और 2 ओशंस और हैं, हाँ, आर्कटिक ओशन है और एंटार्क्टिक ओशन। ये हमारी अर्थ की ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। फिर आगे ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं मज़ीद कंट्रीज़ में डिवाइड है जाके। कंट्रीज़ जो हैं आगे फिर सूबों में या स्टेट्स में डिवाइड हैं, वो आगे शहरों में, वो आगे टाउन्स में, एंड सो ऑन। तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ लीजिए।
ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अर्थ में देखें आप ज़रा कि हमारे पास जोन्स कौन कौन से बने हुए हैं। जोन्स कौन कौन से, जोन्स मतलब इलाके। हमारे पास जोन्स यहाँ पर जो है वो 3 तरह के हैं, लैंड, और दूसरा है हमारे पास क्या, लैंड के बाद वाटर, और तीसरा एयर। लैंड जो है वो जिस पर हम खड़े हैं सरफेस पर, अपर लैंड है और लोअर लैंड है, अपर लैंड और लोअर लैंड। ये अपर लैंड जो है ये क्या है, अर्थ की सरफेस है, सरफेस जिसके ऊपर हम भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, ठीक है। और लोअर का मतलब ये है, लोअर सरफेस मतलब सॉइल, मट्टी के नीचे, मट्टी के नीचे क्या मौजूद है, ठीक है। तो वाटर का, पानी, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, एयर हवा में। कहने का मकसद ये है कि हमारी अर्थ जो है इसके ऊपर भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं सरफेस पर, इसके नीचे भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं मट्टी में, पानी में भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, और एयर में भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं कुछ और चीज़ें। ये जोन्स भी हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री आ जाती है जी, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी अभी इसके अंदर। हमारी पूरी ज़मीन पे देखें तो आपको 2 ही किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है भाई। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों की दोनों जो हैं वो मैटर कहलाती हैं। क्यों मैटर कहलाती हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों जो है वो मैटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग, हर वो चीज़ जो 2 प्रॉपर्टी ये रखे उसको मैटर कहते हैं। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो उसका मास यानी कि वज़न होना चाहिए, दूसरी बात उसने कुछ स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई किया हुआ हो, कवर किया हुआ हो, घेरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कि ये मैटर है। तो जितनी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, सबके पास ये दोनों क्वालिटी हैं। सबका मास भी है और उन्होंने कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके पास भी ये क्वालिटी है, मास है उनका कुछ और उन्होंने कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर पाई जाने वाली सारी चीज़ें मैटर हैं, और मैटर ही केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। और मैटर किससे मिलके बना है? एटम्स से मिलके बना है, ठीक है भाई। तो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। आगे चलते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर जब हम एटम्स की बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स, क्योंकि हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स को देखते हैं। एटम्स, मैंने कहा कि एटम्स से मिलके बनी है। लिविंग थिंग्स भी मैटर है। लिविंग थिंग क्या है? मैटर है। जितनी लिविंग थिंग्स हैं, और वो भी यकीनन जो है वो किससे मिलके बने? वो भी जो है वो एटम्स से ही मिलके बने, एटम्स से ही मिलके बने, ठीक है। तो एटम किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल और कंपोजिट पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कंपोजिट पार्टिकल्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे पार्टिकल्स जो मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। शायद सबकी डेफिनेशन लिखना मुमकिन नहीं है, तो याद रख लें, आप अपने पास नोट कर लें। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो जो मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने। कंपोजिट पार्टिकल्स वो जो कि मज़ीद पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, ये भी कंपोजिट पार्टिकल, और न्यूट्रॉन है, ये भी कंपोजिट पार्टिकल। अब ये कौन से पार्टिकल से मिलके बने? उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्या कहते हैं?
क्वार्क्स, ये 6 किस्म के होते हैं। कितने किस्मों के होते हैं? ये 6 किस्मों के क्वार्क्स होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। ठीक है, तो ये 6 किस्म के क्वार्क्स हैं जो मिलते हैं मुख्तलिफ वैरायटी से, तो जाके ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो बहरहाल क्वार्क्स मिले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, और उसके बाद ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल्स बने, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये मिले तो एटम्स बने, एटम्स मिले तो मैटर बना, यानी कि लिविंग थिंग्स बना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एटम्स भी मिलके कुछ बनाते हैं। क्या कहते हैं उसको? एटम्स भी मिलके कुछ बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि 2 किस्मों के होते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? यह है ग्रुप ऑफ एटम्स। ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। ठीक है भाई, ये 2 तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है भाई, मैक्रो मीन्स बिग, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। मोनोमर्स मिलते हैं तो जाके पॉलीमर्स बनते हैं, यानी कि जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किन से बन रहे हैं? वो छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बन रहे हैं, जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं आप, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट नेम उनका वैसे मोनोमर्स है। तो ये भी मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल या बिग मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स, वो भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? जिस तरह अभी बकरा ईद गई है, आपने देखा है वो चेन्स होती हैं, जंजीरें जिनसे बकरों वगैरह को बांधते हैं, उनकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और इनके दरमियान लिंक होता है कि ये, इसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में वैसे लिंक भी कहते हैं और कड़ियाँ भी कहते हैं, कड़ियाँ। ठीक है, तो ये चेन जो बनी हुई होती है एग्जैक्टली बिल्कुल यही शेप होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बिग मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स की। ठीक है, और ये जो है आपस में जुड़े, अब ये पूरी की पूरी चेन जो है वो मॉलिक्यूल्स की, इसको हम क्या कहेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है या फिर ये पॉलीमर है। इस मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर इससे बनता है। अभी बताता हूँ तफसील, इसीलिए इस पर इतना एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बीच में, ये छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इन सब को हम कहते हैं मोनोमर्स। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब मिटा दूँ इसको, अब इससे आगे चलते हैं। तो मॉलिक्यूल की भी बात हो गई, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम। अब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कौन से? थोड़ा सा क्विक समरी कर लेते हैं। क्वार्क्स मिलते हैं तो क्या बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वार्क्स मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो तो किसी से नहीं बने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि अगर कलेक्टिवली मुझे बात करनी है कि क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बना है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हैं, क्योंकि इन सब का एक नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये मिले हैं तो जाके क्या बना है? ये एटम बना। एटम मिले हैं तो क्या बना है? मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल्स भी बने हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स भी बने हैं, इसको हम कहेंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल। एटम्स मिले हैं तो माइक्रो मॉलिक्यूल बना है या मोनोमर बना है। मोनोमर्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो क्या बना है? पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल बना है। अब यहाँ पर ये जो पॉलीमर हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ज़रा आप समझ लीजिए, 4 किस्मों के हैं। ठीक है,
ये पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, ये 4 किस्मों के हैं जिनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी क्या हैं, ये भी पॉलीमर्स हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। फैट्स जो हैं ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स जो 2 किस्मों के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये भी असल में मैक्रोमोलिक्यूल ही हैं। समझ आ गई बात आपको? अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो पता है आपको क्या बनता है, सेल बनता है। सेल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीनों चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन भी मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनी है, साइटोप्लाज्म भी मैक्रोमोलिक्यूल्स इन्हीं से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इन्हीं से बना है, न्यूक्लियस भी जो है वो इन्हीं से बना है। अच्छा, इनके अंदर फिर आगे जो चीज़ें वो सब भी इन्हीं पॉलीमर्स से मिलके बनी हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर देखें आप, तो यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको मिटा दूँ फिर आगे तफसील बताता हूँ। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या है, स्मॉल बॉडीज़, स्मॉल बॉडीज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली छोटी छोटी बॉडीज़, ठीक है, उनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ये छोटी छोटी बॉडीज़ भी किससे मिलके बनती हैं, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बनती हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए, इनसे मिलके बनते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कितने किस्मों के, ये 7 किस्मों के हैं सेल ऑर्गेनल्स, 7 टाइप्स के हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में इनकी वैरायटी है। अब यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स 6 या 7 किस्मों के, 8 किस्मों के हैं, ये कौन कौन से हैं, ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं और लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो ये जब मिलेंगे तो साइटोप्लाज्म बन जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म को समझाने के लिए आप समझ लें, जेल लाइक सब्सटेंस होता है ये। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड सब्सटेंस या जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस। इसके अंदर ये सारे के सारे जो है वो क्या मौजूद होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। मिटा दूँ? ठीक है सर। तो सेल तक हम पहुंच गए। अब हम सेल्स का ग्रुप बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेल्स का ग्रुप बनाएंगे। टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही जैसे सेल्स का ग्रुप, ठीक है भाई। ऑर्गन क्या है, इसको देख लीजिए, अब आसानी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल। किसकी? मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल हमारे पास होगी हमारी अपनी ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमंस की, इंसानों की। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। याद रहे, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो है वो, एक जैसे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे होंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसको टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन क्या है, ये भी ग्रुप है, किनका, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सिमिलर टिश्यूज़, एक जैसे टिश्यूज़ जो होंगे, सिमिलर टिश्यूज़, एक जैसे टिश्यूज़ जो होंगे वो एक जगह पे गैदर होंगे और ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन सिस्टम
ऑर्गन सिस्टम क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, इसमें सिमिलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गन अलग अलग भी होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो उससे ऑर्गेनिज्म बना। मतलब ये कि टिश्यू सेल्स मिले, सेल्स मिले टिश्यूज़ बना, टिश्यूज़ मिले ऑर्गन बना, ऑर्गन्स मिले ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम्स मिले ऑर्गेनिज्म बन गया। कौन सा ऑर्गेनिज्म? हमारी एग्जाम्पल है ह्यूमंस, इंसान की। ठीक है, इसको और थोड़ा इन डिटेल देखते हैं ये क्या है। ऑर्गेनिज्म ह्यूमन किससे मिलके बना है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम्स, कितने सारे सिस्टम्स हैं इंसानों के अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, काफ़ी सारे सिस्टम हैं, मतलब 8 से 10 सिस्टम्स हैं। उन सबको ऑर्गन सिस्टम्स कहा जाता है। उसमें से एक एग्जाम्पल ले लें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको उर्दू में कहते हैं निज़ाम इन्हिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये ऑर्गन सिस्टम्स मिले आपस में तो ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन से। ऑर्गन जब मिले, कौन कौन से ऑर्गन, मिसाल के तौर पे कौन कौन से ऑर्गन्स मिले तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना? बकल कैविटी, ईसोफेगस, बकल कैविटी। अब सबके नाम लिखना भाई मुमकिन नहीं है। बकल कैविटी, ईसोफेगस, और क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर है, पैंक्रियाज है। ये सारे ऑर्गन्स के नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे ऑर्गन्स मिलके ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑर्गन्स, हर ऑर्गन, बकल कैविटी हो, ईसोफेगस, सब के सब ऑर्गन्स किससे मिलके बने? टिश्यूज़ से। अब एक ऑर्गन के जो टिश्यू हैं वो दूसरे ऑर्गन से मुख्तलिफ होंगे टिश्यूज़ से। ठीक है भाई, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब याद रहे, बकल कैविटी एक ऑर्गन है और स्टमक भी एक ऑर्गन है, लेकिन यहाँ के टिश्यूज़ अलग होंगे, बकल कैविटी के टिश्यूज़ अलग होंगे और स्टमक के टिश्यूज़ अलग होंगे। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा, और उसके बाद सेल किससे मिलके बना है? 3 चीज़ों से, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वो किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल्स से। कौन से मॉलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे किससे मिलके बने हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स से। और माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स से। और माइक्रोमोलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। एटम्स आगे किससे मिलके बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आगे किससे मिलके बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सी किस्मों के हैं? 2 किस्मों के, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कंपोजिट पार्टिकल्स। जिसमें से कंपोजिट पार्टिकल्स फर्दर आगे जो है वो कुछ मज़ीद पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, अब इससे आगे चलते हैं। अभी ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आ रही है, अभी मज़ीद है। ठीक है, छोटे से स्टार्ट लिया है हमने, बिल्कुल क्वार्क से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे चलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी बनी है। अब ज़रा जगह के हिसाब से चलते हैं, इसको पॉपुलेशन कहते हैं।
पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स of same family found at a particular place. Found at a particular place. Particular place. जैसे कि फॉरेस्ट ले लें आप। फॉरेस्ट में आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी है ट्रीज़ की, लेकिन इनमें से एक वैरायटी हम ले लेते हैं पाइन की। वैरायटी से मतलब फैमिलीज़, मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं ट्रीज़ की एक ही फॉरेस्ट के अंदर, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो पाइन ट्रीज़ को ले लेते हैं, पाइन ट्री। अब जितने भी पाइन ट्रीज़ पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर सब क्या कहलाएंगे? एक पॉपुलेशन कहलाएगी। दूसरे पाइन ट्रीज़ जो है वो क्या कहलाएंगे? वो दूसरी पॉपुलेशन कहलाएगी। इसके अलावा पाइन ट्रीज़ नहीं, दूसरे ट्रीज़ कौन से हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिर उसके अंदर जो है वो हमारे पास के अलावा पाइन ट्रीज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है हमारे पास? माइक्रोब्स हैं। और हमारे पास जो है वो एनिमल्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लायन की फैमिली पूरी रहती है उसी फॉरेस्ट के अंदर। उसी फॉरेस्ट के अंदर फॉक्स की फैमिली पूरी रहती है। जितने फॉक्सेस पाए जाते हैं वो एक पॉपुलेशन है, जितने लायंस पाए जाते हैं वो एक पॉपुलेशन है, जितने पाइन ट्रीज़ पाए जाते हैं वो एक पॉपुलेशन है। मतलब ये कि एक फैमिली के मेंबर, एक ही फैमिली के मेंबर जो उस जगह पर हैं। तो एक फॉरेस्ट के अंदर तकरीबन ऐसी फैमिलीज़ जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी है, ऐसे 150-200 तो फैमिलीज़ होंगी तकरीबन। लाइन की अलग फैमिली है, लिपर्ड की अलग फैमिली वहाँ उसी जंगल में रहती है, उसी फॉरेस्ट में रहती है। पाइन ट्रीज़ की अलग फैमिली है। तो ये सब के सब पॉपुलेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है? ये भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जैसे कि इसी फॉरेस्ट के अंदर हमने एक तो पाइन ट्री को देखा, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर क्या है? पाइन ट्री की एक पॉपुलेशन है, लाइन की एक दूसरी पॉपुलेशन है, ठीक है। इंसेक्ट्स की एक तीसरी पॉपुलेशन है। तो देखें बिल्कुल जुदा जुदा है ना। पाइन ट्री की अलग फैमिली उस फॉरेस्ट में, लायंस जितने भी हैं जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं वो, इंसेक्ट्स जितने भी हैं उस फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये वैरायटी है पॉपुलेशंस की। तो इनको क्या कहेंगे? इन सबको का ग्रुप बनाएं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। समझ आ गई बात? क्या कहलाएगी? वो कम्युनिटी कहलाएगी। आगे चलते हैं। ये याद रहे इस फॉरेस्ट के अंदर अभी तक हमने जिनको भी लिया है वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी टच नहीं किया हमने, ठीक है। तो क्या फॉरेस्ट के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है? बिल्कुल हैं। हवा, पानी, मिट्टी क्या इस फॉरेस्ट में नहीं है? बिल्कुल है। अब हम उनको भी शामिल करने जा रहे हैं इनके साथ। मिटा दूं? अब उनको भी शामिल कर रहे हैं इनके साथ। अब क्या है हमारे पास? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स, प्लस कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या है? ग्रुप है। ये भी ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स प्लस कम्युनिटीज़, यानी कि कम्युनिटीज़ और नॉन लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप बना दीजिए। वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे फॉरेस्ट को देखें, फॉरेस्ट एग्जैक्टली, फॉरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट एज अ होल इकोसिस्टम है। पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो क्या है? वो इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर कम्युनिटीज़ भी हैं, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। और इसी फॉरेस्ट के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब कुछ भी इस फॉरेस्ट में मौजूद है। और ये सारे लिविंग थिंग्स जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, पॉपुलेशंस में डिवाइड हैं, लिविंग थिंग्स, ये सब डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, हवा, पानी, मिट्टी के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ गए, ठीक है। लेकिन याद रहे कि हमारे पास फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग है। अगर ओशन का बात करें, समंदर,
तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर ओशन जो है एक अलग इकोसिस्टम है जी, क्योंकि यहाँ पर हवा पानी मट्टी की वैरायटी अलग है। ओशन के अंदर लिविंग थिंग्स की कम्युनिटीज़ अलग हैं। ओशन के अंदर उन कम्युनिटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशंस हैं वो अलग हैं। समझ में आ रही है बात? तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ओशन दूसरा इकोसिस्टम है। इसी तरह हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उन सारे इकोसिस्टम्स को देखें तो वो मौजूद कहाँ पर हैं? हमारी अर्थ में। याद है मैंने आपको बताया था 3 एरियाज़ हैं हमारी अर्थ के। कौन कौन से हैं? लैंड, ज़मीन, जो कि ज़मीन सरफेस के ऊपर और मट्टी के अंदर। दूसरी क्या है हमारे पास? एयर और वाटर। तो इन तीनों जगहों पर, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, पानी में और हवा में, इन चारों जगहों पर मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। और मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो फैमिलीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स की। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास है पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें हमारे पास, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? जोन्स, वो जगहें हमारी ज़मीन पर जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है उसको कहते हैं। तो ये 3 जगहें भाई, ये बायोस्फीयर कहलाएगी। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, पानी में और हवा में, ये सब क्या कहलाएगा? ये बायोस्फीयर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब जगहों पर ज़िंदगी मौजूद है। अच्छा, आप जब हाइट पे जाते हैं आसमान पर, तो उसकी भी एक लिमिट है। एक हद ऐसी आएगी जब जाके वहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स नहीं होंगे, तो उसको आप बायोस्फीयर में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गए अब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सर इतने सारे लेवल्स आपने बता दिए, अब इसको समराइज़ कर दें, छोटा सा भी समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको देखें, हम क्वार्क से शुरू करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे दोबारा। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्वार्क्स मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उनके साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन को मिला दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये जब मिले हैं तो क्या बना है? ये जब मिले हैं तो एटम्स बने हैं। एटम्स जब मिले हैं तो क्या बना है? मॉलिक्यूल्स बने हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से बने हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब मिले हैं तो क्या बने हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स या बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 किस्मों के हैं: प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, और चौथा कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये चारों किस्म के मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाया? सेल को बनाया। सेल आपको पता है किन चीज़ों से मिलके बनता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और इनके अंदर पाई जाने वाली सारी चीज़ें मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मेम्ब्रेन्स हैं सब की सब, ठीक है, पूरा का पूरा एक एक हिस्सा सेल का वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिल के बना है। मिले हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो बना है। सेल्स मिले हैं तो क्या बना है? टिश्यू। टिश्यूज़ मिले हैं तो क्या बना है? ऑर्गन। ऑर्गन्स मिले हैं तो क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स मिले हैं तो क्या बना है? ऑर्गेनिज्म बना है। ऑर्गेनिजम्स मिले हैं तो क्या बनी है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस मिली हैं तो क्या बना है? कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ मिली हैं तो क्या बना है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम्स मिले हैं तो क्या बना है? बायोस्फीयर। ये आखिरी है। समझ आ गई बात? तो ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है शाज़ीन फ़तेह, ये क्या है? ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तरतीब है छोटे से बड़े तक।
ठीक हो गया। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन बायो। बायो को अभी तक मैंने छेड़ा नहीं था, फ़िलहाल मैं इसको छेड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल अब ये तो हमारे पास सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 अब्दुल बासित आपकी तरफ से, क्या कि एक आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में क्यों होते हैं, जबकि वो जो है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट नेचर सेम नेचर है उनकी, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करना चाहिए, फिर पेयर बना के क्यों रह रहे हैं। ये तो आपके जहन में आ गया। आपके जहन में ये नहीं आया कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो भी तो एक जगह पर है, वो क्यों रह रहे हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 4 है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब्दुल बासित आपके सवाल के जवाब देंगे तफसील के साथ। और ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।